डू ट्रांसमिशन, जिसकी ओपनिंग डेट के साथ ही जब इसका प्राइस बैंड फाइनल नहीं हुआ था, इसके ग्रे मार्केट में हमें एक शानदार तेजी निकलती दिख रही थी। और प्राइसिंग फाइनल होने के बाद भी अभी तक जितने भी आईपीओस लास्ट मंथ में ओपन होते दिखे हैं और जो अगस्त में हमें आते हुए दिख रहे हैं, इतना स्टेबल जीएमपी किसी का नहीं है। तो एक्चुअल में ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन हम करेंगे इसकी डिटेल में चर्चा। हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और साथ में इसका फाइनल रिव्यू कि हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। छोटी सी वीडियो होगी, अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए हुए देखना। तो डिटेल्स को मैं अपने स्टार्ट करूँ उसके पहले आप सभी को बता दो गाइस कि हम एक सेबी स्टडीजर नहीं है, जो भी डिटेल्स जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस ले, क्योंकि कोई भी डिसीजन पहले अपनी ऑन रिसर्च करनी पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेकर को भी प्लान करें। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं डू ट्रांसमिशन आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से। सो गाइस ये आईपीओ 10th को ओपन होगा और 12th ऑफ अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इसकी जो लिस्टिंग है वो 17th ऑफ अगस्त को होने वाली है। 2 की फेस वैल्यू पे 871 का प्राइस बैंड है और जो इसका साइज है गाइस वो बड़े साइज का आईपीओ है 3067 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का और 1667 करोड़ का ओएफएस रखा गया है। मतलब फ्रेश इशू और ओएफएस में अच्छा बैलेंस किया गया है, बहुत ज्यादा ओएफएस नहीं है जिससे दिक्कत महसूस हो। ठीक है, तो हमने जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो देख ली। अब सीधे इसके बिजनेस पे चलते हैं और इस कंपनी का बिजनेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो गाइस ये कंपनी 1998 से बिजनेस कर रही है, यानी इसके पास करीब 28 सालों का एक्सपीरियंस है और ये कंपनी वायरिंग हार्सनेस के बिजनेस में है। वायरिंग हार्सनेस को मैं आसानी से आपको समझा दूं, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो या वो 3 व्हीलर हो जो ऑटो रिक्शाज आती हैं, उसमें आप एक स्विच दबाते ही लाइट जला लेते हो, एक स्विच दबाते ही हॉर्न बजा लेते हो, या फिर एक स्टार्ट की से ही या एक की प्रेस करके इंजन को ऑटो स्टार्ट या ऑफ कर देते हो। उन सभी चीज़ों के होने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो वायरिंग प्ले करता है। और वायरिंग के गुच्छे को वायरिंग हार्सनेस कह सकते हो ईजी लैंग्वेज में। और ये किसी भी कार, ऑटो, 2 व्हीलर्स के लिए बैकबोन काम करती है। गाइस ये कंपनी इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बनाती है जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और ये कंपनी सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों के लिए नहीं, ईवी के लिए भी सिस्टम डिजाइन करती है, वायरिंग हार्सनेस का भी और ऑटोमोटिव स्विचेस भी डिजाइन करती है। तो ये इसका कंप्लीट बिजनेस हो गया। और ये इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा कई और कंट्रीज में भी प्रेजेंस रखता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और स्लोवाकिया भी। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस ग्लोबली भी फैला हुआ है, इंडिया में भी है और एक शानदार बिजनेस में हमें ये देखने को मिल रही है। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये टॉप 2 प्लेयर्स में है इंडिया में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के वायरिंग हार्सनेस बनाने में, जिसमें 41% का मार्केट शेयर है। और ये एक मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में, जिसमें नियरली 70% का इनका मार्केट शेयर है। और साथ में अराउंड 95% इनके जो प्रोडक्ट हैं गाइस वो ईवी फोकस्ड और पावर ट्रेन न्यूट्रल भी हैं, जो कि इनको बहुत ही शानदार ग्रोथ इन फ्यूचर दिलवा सकते हैं। और ईवी का जो भविष्य आ रहा है भाई, उसमें भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। इनके बिजनेस को हमने डिटेल में समझ लिया है, मेजर पार्ट सबसे यही होता है। और ये चीज़ आपको आसानी से समझाने के पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई आपको भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना बिजनेस समझ में आया तो, और वीडियो को हाइप भी कर देना कमेंट सेक्शन को बिना ओपन किए हुए राइट स्वाइप करके। ठीक है, तो बिजनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है और मजेदार भी है। अब इसका फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो गाइस एसेट पे नजर डालोगे तो एसेट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनकम पे नजर डालोगे तो इनकम में भी हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और पैड पे नजर डालें तो 298 टू 353 करोड़ का, उसके बाद 396 करोड़ का, यानी अच्छी ग्रोथ हमें हर बार नजर आती दिखी है। बट स्लाइटली यहीं पे ध्यान देना कि जितना बढ़िया जंप 2025-26 में 31% का रहा इनकम में, उतना ही बढ़िया जंप हमें पैड में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 25-26 में सिर्फ 12% का रहा है। तो यहाँ पे जो पैड मार्जिन है उस पर भी असर देखने को मिला है। हालांकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाती दिख रही है। 2024 से 26 के बीच में देखोगे तो अराउंड 100 करोड़ के आसपास का उन्होंने प्रॉफिट अपना
बढ़ा लिया है। अबिटा 710 का है, नेटवर्थ 2397.15 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 2360 करोड़ का है और इसमें भी एक शानदार जंप आदि दिखी है। बोरोइंग कंपनी के पास 841.39 करोड़ का है जो कि बढ़ता दिखा है, लेकिन ये जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं इसका करीब 664 करोड़ ये बोरोइंग को पे कर देने वाले हैं, तो बोरोइंग काफ़ी कम हो जाएगी और बोरोइंग वैसे भी इस कंपनी में दिक्कत नहीं है। और बाकी जो पैसा उठा रहा है 1400 करोड़ उसमें काफ़ी बढ़िया ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं, तो पैसा जो उठा रहे हैं भाई उससे काफ़ी सही काम ये कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो जाता है इस आईपीओ के लिए। अब केपीआईज देख लेते हैं, तो गाइस केपीआई से कंपैरिजन भी आप कर सकते हो 2025-26 में, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 26 का देख लेते हैं। 16.30 का आरओई, आरओसी 19.14 का, डेट टू रेशियो 0.35 है, कम कर देंगे 0.2 के आसपास का आ जाएगा। आरओएनडब्ल्यू काफ़ी बढ़िया है, पैट मार्जिन 8.70 का है जो कि 10.19 का था, मतलब पैट मार्जिन में असर आया जो कि पहले आपको मैंने बताया। बीटा मार्जिन भी प्रेशर में आया, 15.71 का है, ठीक है, और 8.70% का भी पैट मार्जिन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एनएवी 149.74 का बढ़ा है, प्राइस टू बुक वैल्यू सही हुआ है 5.82 का। अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कंपनी एक्चुअल में कैसा कर रही है, तो गाइस 41.36 का एक्चुअल पी निकलता दिख रहा है। अगर जो हम इसके हिसाब से पीयर कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेंगी जैसे मिंडा कॉर्प, यूनो, मदरसन सोमी वायरिंग, सोना बीएलडब्ल्यू, तो आपको सीधे सीधे नजर आया कि भाई ये 46.49 के पी पे है, ये 56 के पी पे, 43 के पी पे और ये 74 के पी पे। तो जो सबसे पास में है ना वो 43 के पी पे अवेलेबल है मदरसन सोमी। मदरसन सोमी से काफ़ी बड़ी कंपनी है लेकिन थोड़ी महंगी है क्योंकि ये 41 के पी पे है, ठीक है, तो 41 के पी से तो भाई सस्ता है ही है। तो प्राइसिंग बहुत सस्ता नहीं रखा गया है लेकिन हाँ ठीक ठाक सा रखा गया है, मतलब महंगा नहीं किया इन्होंने, जो जस्टिफाइड वैल्यू था वही मांगा है। मतलब ये कह सकते हो 100 रुपये वाला जो सामान है वो 100 रुपये में बेचा जा रहा है, उसको 102, 103, 105 नहीं किया गया। हालांकि आईपीओ केस में ये अगर जो 90 में बेचा जाता या 85 में बेचा जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो वैल्यूएशन के पहलू पे ठीक ही है, स्लाइटली आईपीओ के हिसाब से मैं महंगा ही कहूँगा, सस्ता तो नहीं कहा जा रहा है। बाकी आपको भी आई होप क्लियरली समझ में आया होगा कि सस्ता तो नहीं है। अगर जो सस्ता होता तो जो पी रेशियो है वो 35, 36 या 38 के पास होता तो थोड़ा सही लगता। अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक बार आप देख लो और कंक्लूड कर लेंगे हम उसके बाद ही कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो भाई सबसे पहले तो देख लो हमने टेलीग्राम पे आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम साझा कर दिया है, 4 अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में बता दिया है। लीप इंडिया आईपीओ, टेक्नोक्राफ्ट का हमने कंपैरिजन और रैंकिंग एक ही वीडियो में कर दिया है। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, जाके जरूर देखना। लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट का बिल्कुल 1-to-1 कंपैरिजन है, एग्जैक्टली दोनों में कौन सा बढ़िया कौन सा खराब, कौन सा पार्ट बढ़िया कौन सा पार्ट खराब, नंबर 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, सब कुछ। अगर जो आप चाहते हो कि हर एक आईपीओ का इस तरीके से कंपैरिजन टाइम में ही रिव्यू किया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, आगे से ऐसा ही करेंगे। और भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मान लो अगर जो नहीं आती है तो यहाँ पे वीडियो साझा कर देते हैं। मार्केट के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, आईपीओ की जीएमपी नॉल भी यहाँ पे मिल जाती है और लर्निंग की वीडियो भी मिलती रहती है भाई चैनल पे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर लो। तो यहाँ पे जो आईपीओ का जीएमपी है डू ट्रांसमिशन का वो 250-55 के आसपास निकलता दिख रहा है और यहीं पे स्टेबल है। इसके पहले का जीएमपी देखो 240-45 के आसपास चला गया था, उसके बाद फिर रिकवरी 250-55 पे, और यहाँ पे मैंने गलती से 289% लिख दिया है बट ये गलत है गाइज, ये है 29% का अप्रॉक्स, इसको मैं भी एडिट कर दूंगा, ये एडिटिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और इसका जो हाई था वो 255 का ही है, तो अपने हाई के पास ही और स्टेबल है भाई, 240-45 से लेके 260 के बीच में स्टेबल है, मतलब 260 अभी इसने टच नहीं किया है लेकिन इसी के बीच में स्टेबल है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो स्टेबल होने का मतलब यही है कि बिजनेस को लोग पसंद कर रहे हैं, वैल्यूएशन को लोग सही मान रहे हैं। मैंने बोला है वैल्यूएशन सस्ता नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं रखा गया है, तो इस आईपीओ में बिल्कुल हमें जाना चाहिए। अगर जो थोड़ा बहुत रिस्क ले मार्केट का तो डे 1 में भी जाना लायक है भाई, नहीं तो फिर डे 2 या डे 3 में जाओ सब्सक्रिप्शन देखने के बाद, अगर जो सेफ्टी चाहिए तो, कि रिस्क नहीं लेना मुझे, मार्केट गिर जाए, सब्सक्रिप्शन ना हो, 5-10% का लॉस हो जाए, ऐसा रिस्क नहीं लेना है तो सेफ्टी में जा सकते हो। नहीं तो मुझे उम्मीद है इस आईपीओ में बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन की और हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड सेट कर दे ये आईपीओ। क्या ख्याल है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें आप जानने वाले हो नहीं ये भी बताना। इसके बाद मोलबार डायनेस्टी का, मिल्की मिस्ट का, शिप रॉकेट का, बिहारी लाल, इन सभी आईपीओ का रिव्यू मिल जाएगा। और ये जो 4 आईपीओ एक साथ एक तरीके से है ना, जैसे लीप और टेक्नो का मैंने आपको दे ही दिया कंपैरिजन का वीडियो, डूटो मॉल बायो का, क्योंकि ये लगभग सिमिलर से डेट पे हैं, इनका भी रैंकिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।